तहरीक इंसाफ और मैं बतौर वकील भी और तमाम वकला की कम्युनिटीज़ जितने भी हैं उनका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, इस बात पे एक इत्तेफाक पाया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को सिविल कोर्ट्स में जो आम अदालतें हैं वहां पे ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि वहां पे उनको पूरा मौका मिले अपनी बेगुनाही साबित करने का, या हुकूमत फिर उनके खिलाफ जो भी सबूत लाना चाहती है। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्रायल होता है तो फितरी तौर पे आपके पास इंसाफ लेने के वो तमाम ज़राए मफकूद हो जाते हैं जो आम अदालतों में आपको हासिल होते हैं। इस वजह से तहरीक इंसाफ बतौर जमात ये समझती है कि फौरी तौर पे ये केसेस मिलिट्री कोर्ट से, जहां पे बहुत सौ के चल गए हैं ये केसेस, तकरीबन अबू ज़र साहब बैठे हैं, बैरिस्टर साहब और फैमिलीज भी बैठी हैं, तो वो आपको बताएंगे तकरीबन सारे केसेस शायद कंप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि ये सिविल कोर्ट्स में आम अदालतों में होते। और अब भी हम अदालतों से इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उसका लार्जर बेंच बने। आज उसमें केस था, आज फैमिलीज आई हुई थी, पिछली पेशी पे भी आई हुई थी, और वहां पे मुद्दा हमारा ये है इन फैमिलीज का कि एक बड़ा बेंच बने जो इस पे फैसला करे कि क्या इन फैमिलीज का ये जो प्रिजनर्स हैं इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए थे। ये तो आम अदालतों में होने चाहिए क्योंकि सिविलियन है। दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से ना हमारी कोई हमदर्दी, ना हमारा कोई ताल्लुक है, न किसी पाकिस्तानी की कोई हमदर्दी है। लेकिन ये फैमिलीज खुदा न खास्ता दहशतगर्द नहीं है, या आपकी तरह मेरी तरह आम पाकिस्तानी हैं और हमारी और आपकी हमदर्दी के ये मुस्तहिक हैं। जहां रियासत मां की तरह होती है और तंबीह करती है, वहां वो प्यार और मोहब्बत से भी काम लेती है। माजी में बहुत वो लोग जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए के मैदान में आए और लड़े रियासत से, उनसे भी रियासत ने बात की और बहुत से लोग मेन फ्रेम में आए। ये तो फिर इस कौम के बच्चे हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, गुजरावाले के रहने वाले हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, कुछ पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से, कुछ सिंध से होंगे, कुछ बलूचिस्तान से शायद हो। वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी बहनें, उनकी माएँ यहाँ बैठी हैं। और ये जो बच्चे इस वक्त असीरान हैं, जो साल से तकरीबन होने को है, ईद उनकी गुजर गई जेल में, बड़ी ईद भी गुजरी, मेरी भी गुजरी, ईद उल अज़हा मैंने भी जेल में गुजारी। जेल की ईद का मुझे भी पता है कि जेल की ईद की तकलीफ क्या है, अपने माओ अपने प्यारों से दूर रहने का दुख क्या है। तो ये मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, इनको मौका दीजिए कि ये अपनी बेगुनाही आईन के मुताबिक अदालतों में साबित कर सकें, और ये इस मुल्क में आके मोहब्बत से, प्यार से रहने का इनको मौका दें, इनको दीवार से ना लगाएं और इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें। इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से कोई आगे CSS करेगा, इन्हीं में से कोई आगे आके बिजनेस करेगा, इन्हीं में से आगे आके कोई आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करेगा। बच्चे हैं, कम उम्र हैं, तो इनके साथ मोहब्बत वाला, प्यार वाला रवैया होना चाहिए। और आखिर में दोबारा ये बात, ईद पे इनकी फैमिली से मैं जाके मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इनके हवाले से एक असीरान की, प्रिजनर्स की कमेटी बनाई जिसमें मुझे जिम्मेदारी दी। उसमें हमारे और भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो सिटिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, सारे उस कमेटी में हमारे साथ हेल्प करते हैं, काम करते हैं। वकला उसमें बैठे हैं, रऊफ भाई का शुक्रिया कि इसमें हेल्प करते हैं, वकला ILF के और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें मौजूद हैं। हमने इन फैमिलीज की तकलीफ ईद में देखी है और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को इस मामले को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से भी इस्तदा करूंगा कि इसको सूरत से देखिए, इसको आप इसमें बराए करम इसको जल्दी निपटाइए, इसमें बड़ा बेंच बैठे ताकि ये हमारे बच्चे जो हैं वापस कौमी धारे में आके मुल्क की खिदमत कर सकें। देखिए, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। कभी तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का न कहा, और हमारी 27 साल की 26 साल की तारीख है, कल हमारे यौम तासीस है। इमरान खान साहब वो आदमी जिसने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। 9 मई को भी हमने एक पुरअमन एहतजाज किया, कभी पार्टी ने किसी को पुरतशद्दुद होने का नहीं कहा। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं तो इमरान खान साहिब ने और मैंने और हमारी कोर कमेटी के मेंबरान ने
हमारे राइट साइड पे बैठे रऊफ हसन साहब ने, मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे अबूजर न्याजी साहब ने, सब हमारी मेन लीडरशिप ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, उमर यूब साहब ने, सब ने ये बात की है, शिबली फराज ने, कि जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हकीकत तक पहुंचिए कि एक पुरअमन सियासी जमात पे टैग क्यों लगाया गया। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने तो एजुकेटेड क्लास को, फैमिलीज को, बच्चों को सियासत में लेके आए, और वो लोग जो कलम के मजदूर हैं उनको कहा कि आप सियासत में आए। पाकिस्तान में अगर कोई पुरतशद्दुद हो सकता है, कोई हो सकता है, इमरान खान या तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं। तो इसलिए इन फैमिलीज के साथ हमदर्दी कीजिए, इनके मसाइल के हल पे गौर कीजिए। ये पाकिस्तानी हैं और ये आपकी और मेरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उसके इंतजार में हैं। दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है बसद एहतराम कि ये जो आज केस हियरिंग हुई है, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन तवक्को भी आप ही से करते हैं, क्योंकि बाकी इदारों से अब शायद तवक्को मफकूद होती जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो एक इदारा रह गया है, इसलिए हम आपके साथ मजबूत खड़े हुए। जब 6 जजेस का लेटर आया, कोई सियासी जमात जुडिशरी के साथ खड़ी नहीं हुई, सिर्फ तहरीक इंसाफ खड़ी हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी जमात का नाम ही इंसाफ है। हम जुडिशल सिस्टम की मजबूती के लिए हम जो है आपके साथ, और उसके लिए हमने पूरे मुल्क में इस पे प्रोटेस्ट किए कि 6 जजेस का जो मामला है ये क्यों हुआ, क्योंकि जिन लोगों के पास लोग इंसाफ लेने आते हैं, अगर उन्हों कोई इंसाफ लेने का तलबगार बनना पड़े तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। इसलिए 6 जजेस वाले मामले पे हमने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त की थी, इस्तदा की थी कि आप इस पे सुओ मोटो नोटिस लें। उन्होंने नोटिस लिया और पिछली हियरिंग में उन्होंने ये भी कहा कि इस पे फुल बेंच बनाएंगे। ये हमारा वो मुतालबा था कि आप, ये मामला जुडिशरी का है, इसको आप इंतजामिया की तरफ ना भेजिए, क्योंकि उन्हीं से तो ये सारे मामलात हुए हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस से ये इस्तदा करते हैं कि हमारी सारी तवक्कुआत इसमें जुडिशरी से हैं। बाकी इदारों ने जो हमारे साथ किया है, 8 फरवरी को जो हुआ, अभी जो 21 अप्रैल को हुआ, हमारा मैंडेट चुराया गया, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, उस पर तफसीली बात होनी चाहिए, पार्लियामान में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम इन फैमिलीज के लिए इकट्ठे हुए हैं। पार्लियामान में कल बैरिस्टर गौर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस पर बात की है। मैं भी यहां आपके सामने बैठा हूं। मैं रूह भाई और तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप सब ने हमें इस पे हेल्प किया। मीडिया का शुक्रगुजार हूं और दरख्वास्त करूंगा, मेरे राइट पे बैठे हैं अबूजर साहब, इस पे राय का इजहार कीजिए, और फिर फैमिलीज जो हैं उनसे भी दरखास्त होगी कि वो अपना मौक़िफ़ दीजिए। खासकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उस पर हमारे फैमिलीज के तर्जुमान जो हैं वो बात करेंगे। जी बैरिस्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कैटेगोरिकल मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होंगे उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे, यूजर्प नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूजर्व कर रहा है, उसको एज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है वो उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या कहता है? जुडिशरी का वो काम है कि लोगों के फैसले करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। लेकिन अगर कोई इदारा किसी और इदारे का काम करना शुरू कर देगा तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आएगा। यही वजह है कि इन लोगों के जो ट्रायल्स हुए हैं वो किस तरह हुए हैं। जब आप एक ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का बना देंगे जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर है जो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, वही अगर आपका जज बन जाए तो क्या वो इंसाफ करेगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा सारा केस है कि इस वक्त जो आपके कंप्लेनेंट्स हैं वही आपके जज हैं, वही ज्यूरी हैं, वही आपको सजा दे रहे हैं। तो ये आइन से मुतसादिम ट्रायल हो रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस ने ओरिजिनल जजमेंट दी थी
यही कहा था। ये आपके आर्टिकल 175 की वायलेशन में मिलिट्री कोर्ट बना है, जहां पे सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, और आर्टिकल 10 ने जो राइट टू फेयर ट्रायल कहता है, किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमिन करनी अगर आपने, तो फेयर ट्रायल से होगी, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे 4 दिन के अंदर ट्रायल खत्म हुआ। यहां पे हमारे कप्तान इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ, जेल में सीक्रेट ट्रायल हुआ, शैम ट्रायल हुआ, लेकिन उसको भी 4-4 महीने लग गए 12-12 घंटे की हियरिंग करने के लिए। वो भी हम ट्रायल नहीं मानते क्योंकि वो शैम ट्रायल था, लेकिन यहां पे तो 4 दिन के अंदर ट्रायल इन्होंने खत्म किया। तो उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी लीगैलिटी कितने हद तक ठीक होगी, आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इनका ट्रायल जो हुआ ये फेयर ट्रायल हुआ है? ये हमारा मेन पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें देखें, आपको याद होगा 21वीं और 22वीं तरमीम आई थी आपके आइन के अंदर। वो क्यों आई थी? वो सिर्फ इस वजह से आई थी कि आपने तहरीके तालिबान आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें। हम कोई दहशतगर्द नहीं, हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं। मेरा भाई सैलाब ज़दगान के इलाके में रेस्क्यू इदारे गवाह हैं, 2010 में हो गया। अभी रिसेंटली राजनपुर में आपने सुना होगा सैलाब बहुत आते हैं, और अल खिदमत फाउंडेशन वाले गवाह हैं। वो बंदा अकेला यहाँ राजनपुर से पैसे सारे इकट्ठे करके वहाँ पे लोगों के लिए सर्व करता रहा है। उसने हमेशा से पाकिस्तान की खिदमत की है। 8 साल वो पाकिस्तान आर्मी में सर्व करके गया है। तो हम आपसे अपील करते हैं, आर्मी चीफ साहब से अपील करते हैं कि हमारी बात को सुने, खुदारा हमें दीवार के साथ मत लगाएं। जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, एक सेकंड कंक्लूड कर रहे हैं। जी, कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। आज के ये फैमिलीज के हवाले से आपने रखना है। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं इसका ब्रीफ जवाब दूंगा क्योंकि आज फोकस इन फैमिलीज पे हमारी माएँ बहनें हैं, और अभी जो हाफिज बात कर रहे थे और हमारी बहन जब बात कर रही थी, मेरा भी एक बेटा है और वो भी कोई अब 18-19 साल का है। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के हाथों में हथकड़ियां डाल के और सर पे काली टोपी पहना के लाया जाता है, तो मेरे जहन में मेरे बेटे का हकीकत मैं आपको कह रहा हूँ, उसकी तस्वीर आई कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो मुझे कैसे फील होगा। मैं खुद तो ये फील कर चुका हूँ इसी काले कोट में, मेरे अपने मर्दान में, जिसने मेरे सर पे इज्जत का ताज रखे इस्लामाबाद भेजा था एज एन इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन। उसी मर्दान में मेरे इसी हाथ में हथकड़ी पहना के मुझे एक मुजरिम के तौर पे घुमाया गया और मुझ पे इल्जाम लगाया गया। सीक्रेट एक्ट मुझ पे भी लग चुका है, एंटी टेररिज्म एक्ट मुझ पे भी लग चुका है, आर्मी एक्ट लगाया गया, लेकिन अल्लाह के करम से वो एक खुददार जज थे जिन्होंने डिस्चार्ज किया। और मैं सलाम पेश करता हूं पेशावर हाई कोर्ट को कि पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त आपकी जुडिशरी की इज्जत बचाने वाला एक बहुत बड़ी अदालत बन के सामने आई है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि आपस के गिले शिकवे हम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त न मैं अहम हूं, न आप अहम हैं, न ये रऊफ हसन साहब। इस वक्त ये लोग अहम हैं जिनकी फैमिलीज आई हैं। जहां तक चीफ साहब के हवाले से आपने बात की, चूंकि वो ओहदे पे बैठे हैं, हमने गिला और हमने इस्तेदा उन्हीं से करना। जी सर। देखिए, मैं इस पे आपको अर्ज करूं, बस एक आप इसको अना की जंग कह लें। बेचारे आम कारकुन ने क्या करना है? अब मतलब कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के 20-20, 22-22 साल, किसी केसेस में तो 17 साल के लोग भी हैं, वो अभी कस्टडी में 18 साल के हुए हैं, आप उनका ट्रायल कर रहे हैं सिंपल कानून के तहत। लेकिन अगर आपने तालिबानों का ट्रायल करना था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, तो उनके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ी। दैट मीन्स जो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं ये आपका गैर आइनी है, गैर कानूनी ट्रायल है। इसमें सबसे बड़ा देखें, 5 जजेस ने तो जजमेंट दे दी, और ये मैं भी कह रहा हूं, देखें जो जज करता है आपको, आपकी परफॉर्मेंस को, किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स को वो तारीख करती है, मौरख करती है। अभी हम जो मर्जी बोल दें, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर किसी को जज किया जाएगा, हमारे जो बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो तारीख करेगी, और तारीख हमेशा न्यूट्रल होती है, कभी वो बायस नहीं होती। इस वक्त कोई शख्स नहीं कहता कि ज़ियाउल हक साहब बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि वो गासिब थे, उन्होंने मुल्क पर मार्शल लॉ इंपोज किया था, लेकिन उनके जमाने में कोई शख्स बोल नहीं सकता था।
अब यहीं पे आपके हमारे बाजवा साहब हैं, वो कस्में खा रहे हैं लेकिन उनको बात यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक टाइम पे यही माटी बाजवा साहब थे, जो वो कहते थे उनकी बात मानी जाती थी। तो इस वजह से हमारे चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने खुद कहा था 21वीं आईनी तरमीम के केस में कि मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब तालिबान को ट्राई किया जा रहा था। अब वही चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में नहीं बैठे, आपको बैठना पड़ेगा इस बेंच में। आपकी लेगेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। क्यों? आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस का फैसला किया और उमैर नियाजी को कंटेम्प्ट इशू कर दी कि उसने क्यों कहा कि जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर्स लें। फिर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल छीन लिया इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। आपसे यह भी क्वेश्चन होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी थोड़ी सेलिब्रेट हो जाए क्योंकि आपकी रिटायरमेंट आने वाली है, तो आपको इस केस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तालिबान के केस में जब उनको ट्रायल होना था, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 20-20 साल के बच्चे, उनके ट्रायल में आप क्यों नहीं बैठ रहे? आपको बैठना पड़ेगा, आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस मुल्क की जमहूरियत का क्वेश्चन है। ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये टीटीपी के मेंबर्स नहीं है, ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी के आम से वर्कर्स हैं, जिनके घरों की अगर ये फैमिलीज अभी आपको बताएंगी, उनकी जो स्टोरीज है, किसी के घर में डेथ हो चुकी है, किसी के घर के अंदर किसी को ब्रेन हैमरेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन हमारी जुडिशरी ने क्या किया, इन बच्चों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया, स्टे करके ओरिजिनल जजमेंट दे के। 5 जजेस, आयशा मलिक साहिबा, इजाजुल हसन साहिब, ज़ाहिर नफी साहब, उसके अलावा जिया अफरीदी साहब, ये जो 5 जजेस थे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसी जजमेंट की वजह से इनका नाम हिस्ट्री में, तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी जज ने यह क्या फैसला किया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में इन सिविलियंस बच्चों का ट्रायल होगा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आम से लोग हैं, तो वो लोग, तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम तो खैर इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, सड़कों पे जाके डंडे नहीं उठा सकते, जजेस से लड़ नहीं सकते कि आपने गलत किया, लेकिन तारीख आपको माफ नहीं करेगी। इस वजह से इस पे सोचें। अगर अच्छे अल्फाज में याद आपको जाते हैं, आपको लोग याद रखें, तो आपको इन मिलिट्री कोर्ट्स का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ेगा। थैंक यू। सिद्रा मुर्तजा साहिबा, ये बस ये सीट चेंज करनी पड़ेगी, सीट चेंज करनी पड़ेगी। सिद्रा मुर्तजा, अपना तारुफ करा दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम सिद्रा मुर्तजा है। अली रजा मेरे भाई हैं और 9 मई से वो मिलिट्री की कस्टडी में है। मिलिट्री की कस्टडी में तो नहीं कह सकती, पहले थाने में थे, उसके बाद जेल में, और उसके बाद एटीसी ने उन्हें मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया था। एटीसी ने कहा था कि एटीसी ने जब इनको कस्टडी में दिया था तो उसके बाद इनके फौरन ट्रायल शुरू हो गए थे। जिस तरह एक जज साहिबान ने कहा कि आप ट्रायल कर लें लेकिन आप जजमेंट नहीं पास कर सकते। अभी जो इन्होंने 20 लोगों को छोड़ा है उसमें इन्होंने जजमेंट भी पास की है कि इनको 1-1 साल की सजा हुई है, मतलब उनकी जजमेंट आ चुकी है कि इनको 1-1 साल, मतलब उन्होंने सजा भी सुनाई है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम था। आज की हेयरिंग की बात की जाए तो हमें आज की हेयरिंग से कुछ हाई होप्स थी, क्योंकि इन्होंने कुछ लिस्ट फ्राहम करनी थी आज जज साहिबान को कि जिन लोगों को 3 साल या 3 साल से कम सजा हुई है उनकी लिस्ट दी जाएगी, लेकिन आज वो नहीं हुआ। आज फिर से वही लार्जर बेंच वाला मसला, वही इशू उठाया गया जिस तरह पहले वाली हेयरिंग्स में हो चुका है। कभी ये 5 रुकनी बेंच एक फैसला देता है, फिर उसको कलअदम करार दे दिया जाता है, फिर लार्जर बेंच की अपील में हम जाते हैं। अगर ये समझते हैं कि 9 मई इतना सीरियस इशू है तो फिर ये लार्जर बेंच बनाएं या फिर ये फुल बेंच बनाएं। जितना इनके पास डाटा है वो सारा फ्राहम करें। इनके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसकी बिना पे इन्होंने सजाएं दी हैं, जिसकी बिना पे ट्रायल हुए हैं, तो ये सारा डाटा फ्राहम करें। जब काजी फायज ईसा साहब ने एपीएस हमले का फैसला सुनाया था और कहा था कि हमारी सिविल अदालतें मौजूद हैं और एटीसी इनको सजाएं देगी, वो दहशतगर्द थे, उनके फैसले अगर एटीसी कर सकती है तो सिविलियंस के फैसले फिर मिलिट्री ट्रायल में कैसे हो सकते हैं? उनका सीधा केस तो फिर एटीसी में होना चाहिए।
اور چلو انہوں نے ملٹری ٹرائل کر لیے ہیں, انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں, لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے آگے اپیل میں کہاں پہ جانا ہے. آیا کہ ان کے ججز کے پاس جانا ہے, اور کیا ہماری اپیل یہ لگائیں گے؟ 6 ماہ ہماری اپیل ہی نہ لگے تو پھر ہم سال ذلیل ہوں گے. انہوں نے 105 لوگ پکڑ لیے تھے, ملٹری نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیے. عید کا موقع تھا, آرمی چیف صاحب ایک دفعہ ان بچوں کے پاس جاتے تو صحیح, ان کو دیکھتے, وہ دہشت گرد لگتے ہیں ان کو. کوئی انہیں PhD ہولڈر ہے, کوئی MPhil اسکالر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی CA کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی اپنا کاروبار کر کے, دہاڑی کر کے, اپنی محنت مزدوری کر کے اکیلا بندہ اپنے گھر کا روزگار چلا رہا ہے. وہ دہشت گرد لگتے ہیں. یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ دہشت گردوں کی مائیں بہنیں ہیں. خدا کے لیے آرمی چیف صاحب سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ وہ ان بچوں سے جا کے ملیں, ان سے پوچھیں. ان کے چہروں سے لگتا ہے وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. 10 ماہ ان لوگوں نے ملٹری کسٹڈی میں گزارے, وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. آج بھی ان کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جسے سالو ہونا چاہیے. خدارا اپنے سویلینز پہ رحم کریں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارے اوپر یہ نہ تھوپیں. دہشت گرد ایک بہت بڑا لفظ ہے, یہ گالی ہے. اس ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, جمہوریت میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر پارٹی اس کے خلاف بولتی ہے, PTI بھی اس کے خلاف بولتی رہی ہے. ہمارا قصور صرف اتنا ہے, ہمارے ان بھائیوں کا, ان بچوں کا, ان بزرگوں کا اتنا قصور تھا کہ وہ اس دن صرف پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے, جو ہی اس ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, وہ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں, اس ہجوم کا حصہ بنے ہیں جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھا, اور وہ جذبات میں آ کے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی. 1 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے مارے بھی کھا لی ہیں, انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے. جتنا آپ نے ٹرائل کرنا تھا, جتنی انویسٹیگیشن کرنی تھی, فیملیز تک انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی ہے. آپ کو سب کچھ پتہ ہے. ہم دہشت گرد ہیں یا سول پرسنز ہیں؟ ہم سیولائزڈ لوگ ہیں. ہم ہر بار جتنی بھی ہیئرنگز ہو چکی ہیں, فیملیز آتی ہیں یہاں سے امید لے کے آتی ہیں, یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ مریض بن چکے ہیں, ہمارے بھائی اندر ہیں, وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں آرمی کے خلاف نہیں بھڑکایا, کبھی کسی پارٹی کے خلاف نہیں بھڑکایا کہ آپ باہر جا کے یہ بیان دو, لیکن اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے. میں اکیلی یہاں پہ 10 ماہ سے اپنے بھائی کے لیے جنگ لڑ رہی ہوں. اس قوم کی بیٹی ہوں, میرا یہ گناہ ہے؟ وہ میری مائیں بہنیں, ہمارے گھر میں کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ہمارے گھروں میں. ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں, ان کے اسی صدمے میں ان کے ایک بیٹے کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. ایک بیٹا آپ کی ملٹری کسٹڈی میں, اور ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. آپ اس انکل کی آپ دیکھیں, وہ داؤد خان ہے, آپ انہیں دیکھیں تو صحیح, صرف 2 منٹ کے لیے ان کو دیکھیں, ان کا وجود سارا کانپ رہا ہوتا ہے. کسی کو کوئی رحم نہیں آتا. ہم صرف اپیل کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں نے 9 مئی کی انویسٹیگیشن کروانی ہے, نہیں کروانی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو فری کیا جائے, ان کی کوئی سزا بنتی ہے, ان کو طریقے سے سول کورٹ میں پیش کیا جائے. ہر ماہ ہم دھکے کھاتے ہیں, ہر ماہ ہم دھکے کھاتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے, ہتھ کڑیاں ان کو لگی ہوتی ہیں, ان کے منہ پہ کالے کپڑے چڑھائے ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, ہمارا خون جل جاتا ہے اس ٹائم. میری پھر بھی اپیل ہے, میرا کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہمارے شکووں پہ کسی نے کبھی غور کیا ہے. میری اپیل یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی, آرمی چیف صاحب سے, ان سب سے, میڈیا والوں سے بھی, کہ کائنڈلی اس کو اٹھائیں. یہ اتنا لائٹ ایشو نہیں ہے. 9 مئی یہ سنتے سنتے ہمیں 10 ماہ ہو گئے. اتنا ہی سیریس ایشو ہے تو اس کے لیے لارجر بینچ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ فل بینچ بنائیں نا, اس کی باقاعدہ تحقیق کروائیں. جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے دیں. کسی کو پھانسی کی بھی سزا ملتی ہے تو دیں آپ انہیں, وہ حقائق تو سامنے لے کے آئیں کم از کم. تھینک یو. مہربانی سدھا, بہت مہربانی.
تیمور مجید صاحب ہیں. تیمور صاحب 2-3-4 منٹ ہیں پلیز. آپ بس بھی تھوڑے ٹائم لیں گے کیونکہ کافی بیان کر لیجئے جی. آپ جی السلام علیکم جی سب کو. میرا نام تیمور مجید ہے, میرے بھائی اندر ہیں جی, اور 13 اگست کو ان کو اریسٹ کیا گیا. 5 مہینے ہمیں نہیں پتا جی بھائی کہاں پہ ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا, اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے جی کہ آرمی کی کسٹڈی میں ہے. ملاقات کے لیے بلایا گیا اور ان کے حالات دیکھ کے ایک بار سمجھ میں نہیں آیا کہ جی کہ یہ وہی حیدر مجید صاحب ہیں. اور جتنے بھی لوگ اندر بند ہیں سب کو پتہ ہے, فیملیز ملنے جاتی ہیں, سب کا 18-18 20-20 کلو وزن کم ہوا ہوا ہے, سب اپنی حالت سے بے غیر ہوئے ہوئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. سمپل سی بات ہے کہ ملک پاکستان میں آئین کے تحت جو بھی اب اس کی چیز بنتی ہے اس کے اوپر کام کریں نا. سولینس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم آئین کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے؟ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے آگے ایک بل پاس کر دیا, اس کے بعد جو 5 رکنی بینچ نے اس کو حلال قرار دے دیا, اس کے بعد سے پھر سے سٹارٹ ہو گیا. آج بھی ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں, آج وہاں پہ لارجر بینچ کی ہماری سزا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے. 6 رکنی بینچ ہے, اس کے اوپر لارجر بینچ نہیں تو فل کورٹ کچھ دونوں میں سے چیز کریں نا, جوڈیشنل انکوائری کروائیں اس کے اوپر. ہمارے بندوں کی نہ کوئی تصویریں ہیں, ٹرائل کیا گیا اندر ملٹری ٹرائل, لائرز کو صرف ایک وکیل اندر جانے دیا, کوئی اس کو چارج شیٹ نہیں دکھائی, کوئی کچھ نہیں دکھایا. اگر ان کی کوئی چارج شیٹ ہے ان کو دکھائیں تو صحیح کہ اوپر ان کے اوپر کیا کیا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, کہاں پہ پائے گئے ہیں. کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے, کچھ بھی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. کوئی پروف تو دکھائیں. صرف اس بنا پر کہ عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی لگاؤ ہوا ہے ہمارا, اس بنا پر کہ ان کو اندر بٹھا لیا اور ملٹری کے حوالے کر دیا. احتجاج کرنے کے اوپر اگر ملٹری ٹرائل, کیا احتجاج صرف ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے, ہم تو لاہور میں اس کو سڑک کہیں گے نا جی, ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ایک جو گھر بتایا جاتا ہے جناح ہاؤس کا گیا, ہمیں تو اس سے پہلے نہیں پتا کہ جناح ہاؤس لاہور میں بھی کوئی ہے. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ایک احتجاج کیا, اور اس احتجاج کے یہ سزا دی گئی کہ سب بندوں کو اٹھایا ملٹری کے حوالے کر دیا. اچھا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا, آپ دیکھیں جنوری میں ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہوتے ہیں, ان کے کمپلیٹ بھی ہو گئے 4 دن کے اندر, صرف 4 دن میں ان کے ملٹری ٹرائل کمپلیٹ کر کے, اور سزا بھی نہیں سنائی. جنوری سے آج اپریل ختم ہونے آ گیا, لیکن ابھی تک کسی بندے کی چارج شیٹ نہیں دے رہے ہیں کہ کسی کو کتنی سزا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. لہذا سمپل سی بات ہے, فیملیز کے بس اب جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں. بہت ظلم زیادتی ہو گئی. اندر ڈاکٹرز موجود ہیں, اندر بینکرز موجود ہیں, چھوٹی عمروں کے لڑکے اندر ہیں. ایک لڑکا تھا اندر, وہ بیچارہ ابھی تو 18 سال کا نہیں تھا, وہ ان کی کسٹڈی میں رہتے ہوئے 18 سال کا ہو گیا. آپ اندر ریٹائرڈ آرمی کے آفیشلز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, لائرز ہیں وہاں پہ اندر, پڑھا لکھا طبقہ ہے سارا. آپ ان کے اوپر خدا را رحم کریں. اگر کوئی ان سے کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے, ایک احتجاج کر لیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, ملک پاکستان میں احتجاج کر لیے, غلطی ہو گئی, تو اس غلطی کی اب اتنی لمبی بھی سزا نہیں بنتی ہے کہ آپ ان کو نہ فیملی سے ملنے دیں. آپ نے ان کو پریزنر رائٹس نہیں دیے ہوئے, ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے, 1 ہفتے کے بعد ان کو باہر نکالتے ہیں. آپ جیلوں میں بھی تو لوگ موجود ہیں نا, جیلوں میں ایک پریزنرز رائٹ ہوتے ہیں, جیلوں میں لوگوں کو پریزنرز رائٹ دیے جاتے ہیں. صبح 8 بجے 9 بجے ان کو نکالتے ہیں, مغرب کے ٹائم بند کرتے ہیں, وہ ایک کھلی فضا میں وہاں پہ گھومتے ہیں اندر. ایک کمرے میں بند کر کے ان کو آپ ایموشنلی ڈیمیج دے رہے ہیں, ان کو مینٹلی ڈیمیج دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں لاحق ہو گئے ہوں گے. ان کے پیچھے ان کی فیملیز دیکھیں جی, یہاں پہ فیملیز موجود ہیں. آپ سب ان کے حالات دیکھیں کہ بندے تو اندر بند ہو گئے, لیکن ان بیچاروں میں جو قرب کے ایک دن گزر رہے ہیں, کس طرح سے دن گزار رہے ہیں. بڑی عید گزری پیچھے, سب انتظار میں تھے, نیا کام تھا کہ لوگ واپس آئیں گے. عید گزر گئی, چھوٹی عید آ گئی. چھوٹی عید پہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے, چھوڑا, اس پہ بھی کوئی نہیں ایسا معاملہ ہوا. تو لیکن اب دیکھیں کہ بڑی عید پھر 1 مہینے کے بعد بڑی عید آ جائے گی. اسی میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. سب ینگسٹرز ہیں, ان کے فیوچرز ہیں آگے. خدا را آپ سب سے یہی اپیل آپ کے سامنے کی جا رہی ہے, چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائیں. اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا سنائیں, لیکن ملٹری کے تھرو نہیں, جو ایک سیولینس کا کام ہوتا ہے اس کے تھرو جوڈیشل انکوائری کرائیں, فل کورٹ بنائیں, لارجر بینچ بنائیں. وہ اس کے اوپر جو سزا دیتے ہیں, کیس سنتے ہیں, ہمیں منظور ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ نہ آپ چارج شیٹ دیں, نہ لائرس کو کوئی چیز دکھائیں, اور ایک 4 دیواری میں بند رہ کر
ان کو آپ سزا سنا دیں، اور سزا بھی ابھی تک نہیں سنا رہے، بس الزام لگا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کی مہربانی، آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے پرزور اپیل ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں، جوڈیشل انکوائری کروائیں، اور اس کو جو شفاف تحقیقات ہے وہ کریں، اور جس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں۔ شکریہ جی۔ حافظ عمران صاحب ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ حافظ صاحب آپ آگے آ جائیں۔ ادھر ہاں حافظ عمران صاحب بھی فیملی ممبر ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام حافظ محمد عمران ہے، اونچا بولیں۔ میں مدثر حفیظ کا بھائی ہوں۔ میرا بھائی تقریباً کوئی 10 مہینے سے ملٹری کسٹڈی میں ہے اس وقت۔ میں راجن پور کے علاقے سے آیا ہوں، میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں، اور کڈنی ٹرانسپلانٹڈ ہوں میں، اور میرا بھائی بھی انفٹ ہے میڈیکلی طور پہ۔ تو شروع میں تو ہمیں 2-3 مہینے پتہ ہی نہیں چلا تھا، جب ہمیں تو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ چلا گیا اچانک سے۔ میرا ٹرانسپلانٹ SIUT میں ہوا تھا، اور اس وقت میرے بھائی سے رابطہ تھا، تو اچانک سے ان کا غائب ہو جانا۔ پھر میرے والد ہارٹ اٹیک کے مرض میں 2 دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈائبیٹک بھی ہیں وہ، اور میری والدہ بھی ڈائبیٹک ہیں۔ ہم مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ ہماری خدارہ اپیل ہے آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم آپ کے پاس امید لے کے آتے ہیں، اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اتنا تکلیف ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب نے ابھی مجھے اتنا دعائیں دیں، مجھے کہا کہ بیٹا آپ سرخرو ہو کے آؤ گے، میرا دل مانتا ہے، لیکن میں اب کیا ان کو جواب دوں گا جا کے۔ یقین کریں کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہ رو سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی چیز بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے کیسز سنیں،